ओके, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। देखें, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था डेवलपिंग प्रोजेक्ट चार्टर, जो कि आपकी असाइनमेंट भी थी। आपने एक प्रोजेक्ट पर चार्टर बना के उसके टेम्पलेट के मुताबिक सेंड करना था कॉलेज में। ठीक है, होपफुली आप सब ने सबमिट करवा दिया होगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स। ठीक है, जो कि चैप्टर 4 का पहले जो पहला फेज़ था, जो इनिशिएशन फेज़ था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स कहाँ कहाँ पर मैप करता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर सारे के सारे प्लान्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं प्लान्स में। सो अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू कोऑर्डिनेट ऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, सारी की सारी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड हेल्प गाइड आ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस एंड कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि प्लानिंग ही गाइड कर रही होती है एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को। तो प्लान्स क्रिएटेड इन द अदर नॉलेज एरियाज आर सबसिडियरी पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो अभी हम एक नॉलेज एरिया की बात कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इसके अलावा स्कोप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाकी भी नॉलेज एरियाज हैं, उनके भी जो प्लान्स होंगे, दीज ऑल आर द इंक्लूडेड इन ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो अभी हम इंटीग्रेशन के हवाले से यहाँ पर जस्ट बात करने वाले हैं। सो द मेन इनपुट्स फॉर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए जो मेन इनपुट क्या है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट चार्टर होना चाहिए, जो कि हम डेवलप कर चुके हैं। लाइक प्रोजेक्ट चार्टर हमारे पास होगा, जो कि एज ए इनपुट यूज होगा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। सो आउटपुट्स फ्रॉम द प्लानिंग प्रोसेस से जो आउटपुट्स आएंगी, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर एंड, यानी कि सारी की सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए इनपुट हैं। प्रोजेक्ट चार्टर, outputs from planning processes, enterprise environment factors, organizational process assets. ठीक है, these are the basic inputs that will used to make the perfect project management plan. And the main tool and technique is expert judgment. ये एक बेसिक टूल है जिसको हम यूज करेंगे फॉर प्रोजेक्ट में। एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लेना, एक्सपर्ट्स की जजमेंट के प्लान कैसे जा रहे हैं, और आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एज ए आउटपुट हमारे सामने आएगा। ठीक है, these are the inputs, these are tools to perform, to plan document, to plan project planning। ठीक है, and the output is project management plan। तो ये एक स्केच हमने बना लिया कि ये चीजें इनपुट के तौर पे वर्क करेंगी, एक्सपर्ट जजमेंट का उसके अंदर एज ए टूल इन्वॉल्वमेंट होगा, और आउटपुट हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर कौन से कंटेंट्स होंगे, जस्ट एज द प्रोजेक्ट आर यूनिक सो आर प्रोजेक्ट्स प्लान। कहते जिस तरह से हम चाहते हैं ना कि हमारा प्रोजेक्ट पहले से बने हुए प्रोजेक्ट से एक यूनिक चीज सामने आए, यूनिक हो, यूनिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो देन उसी तरह से प्लान भी हमारा यूनिक होना चाहिए, जो कि उस हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बनाएगा। ठीक है, प्लान शुड बी डायनामिक, फ्लेक्सिबल, अपडेटेड एज चेंजेस अकर। अगर उसमें कुछ चेंजेस करवाने की जरूरत पड़ी है तो वो हो जानी चाहिए, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को ही शो कर रहा होता है। ठीक है, प्लान शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ये एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए एक गाइड होती है कि ये प्लान किया है और इस प्लान के अकॉर्डिंग मुझे चीजों को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को प्लान हेल्प कर रहा होता है, बाय हेल्पिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर लीड टू द प्रोजेक्ट टीम एंड असेस प्रोजेक्ट स्टेटस। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में प्रोजेक्ट मैनेजर को प्लान हेल्प करता है कि वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी टीम को मैनेज करे और प्रोजेक्ट का स्टेटस असेस करे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली दीज आर द कंटेंट्स। एंड देन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? ये 4 एलिमेंट्स हैं। फिर उन एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये भी डिस्कस करते हैं अभी हम। सबसे पहले उसने कहा इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लान वाले डॉक्यूमेंट में पहला जो आता है वो हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताना होता है, उसका इंट्रोडक्शन बताना होता है। फिर डिस्क्रिप्शन, हाउ द प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। फिर सेकंड पे हमने उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसेस यूज इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेसेस मैनेजमेंट के एंड से और टेक्निकल एंड से यूज होंगे प्रोजेक्ट में। एंड वर्क टू बी डन, कितना काम, ठीक है, कितना काम करना है, स्केड्यूल उसका, और उसकी बजट की इंफॉर्मेशन, ये फोर्थ पे आएगा। तो पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इसका टेम्पलेट होता है। इंट्रोडक्शन में पहली चीज क्या आएगी,
द इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, ओवरव्यू, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू बताना, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट का नेम बताएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट के नेम के साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नीड, कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने जा रहे हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन में ये भी ऐड करेंगे। फिर स्पॉन्सर का भी नेम आएगा, स्पॉन्सर कौन लोग होते हैं, स्पॉन्सर का यानी कि उसका नेम, उसका टाइटल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्सर, के हमारे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, ये इसकी भी इंफॉर्मेशन ओवरव्यू में आएगी। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, कौन है मैनेजर, और टीम मेंबर कौन कौन है, इनकी इंफॉर्मेशन भी ओवरव्यू में आएगी। डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट, डिलीवरेबल का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, पीसीज ऑफ हार्डवेयर, टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल कौन कौन सा यूज होगा, ये डिलीवरेबल्स में हम ऐड करेंगे। अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल, ठीक है, रेफरेंस मटेरियल मतलब कि किसी और प्रोजेक्ट का या किसी और सोर्स का रेफरेंस देना कि उसकी तरह की कुछ फंक्शनैलिटी भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, या रेफरेंस फॉर एग्जांपल एक खास किस्म की फंक्शनैलिटी किसी प्रोडक्ट में परफॉर्म की गई और उसकी बहुत वर्थ रही, हम उसी की टेक्नोलॉजी को या उसी की चीज को अपने प्रोडक्ट के अंदर अडॉप्ट करवा रहे हैं, तो हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं। ए लिस्ट ऑफ डेफिनेशन एंड एक्रोनिम्स, और ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन जो होता है उसके लास्ट पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने भी सिनोनिम एक्रोनिम है, हमको लिख देना, ठीक है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस एंड एक्रोनिम्स विल हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन, यानी कि ये वाला डॉक्यूमेंट कल को कोई स्टेक होल्डर पढ़ता है तो उसके अंदर जो जो डिफिकल्ट वर्ड यूज हो रहे होते हैं उनकी डेफिनेशन या उनका एक्रोनिम दे दिया जाता है ताकि कोई भी बंदा कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ आया आप लोगों को, इट्स क्वाइट इजी कि उसके अंदर प्रोडक्ट का नेम आना है, डिस्क्रिप्शन आनी है, ठीक है, स्पॉन्सर का नेम, प्रोडक्ट मैनेजर, टीम मेंबर, तो इस तरह से आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट में, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसके अंदर सबसे पहला एक आएगा जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, ऊपर हम पढ़ के आए हैं चार्ट्स, यानी कि पूरे की पूरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक फ्लो चार्ट, कि कौन सीईओ है, किसकी कौन सी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस बंदे की कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्या आएगा चार्ट्स में, टू शो द लाइंस ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कम्युनिकेशन ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। एंड प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्राइब द मेजर प्रोजेक्ट फंक्शंस एंड एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, कौन कौन सा काम कौन कौन बंदा करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई जाएंगी इसके अंदर। अदर ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी इसके अलावा और क्या आएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट टीम माइट नीड टू डॉक्यूमेंट मेजर प्रोसेसेस दे फॉलो ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं टीम अपने इस प्रोडक्ट के अंदर यूज करने जा रही है उनको भी राइट डाउन किया जाएगा। तो ये बेसिकली सेकंड एलिमेंट में ये चीजें आ जाएंगी। थर्ड में हमारे पास मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसेस यूज इन द प्रोजेक्ट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसमें क्या आता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टॉप मैनेजमेंट व्यूज, कि टॉप मैनेजमेंट क्या चाह रही है प्रोजेक्ट के बारे में, एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की क्या प्रायोरिटीज हैं, एंड एनी मेजर अजम्पशन आर कंस्ट्रेंट, ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट के एंड पर जो जो मैनेजमेंट के व्यूज हैं, मैनेजमेंट के एंड से क्या प्रोडक्ट की प्रायोरिटीज हैं, प्रायोरिटीज मतलब पहले पहले किसको करना है, फिर बाद में किसको करना है, बाद में किसको करना है, प्रायोरिटीज असाइन की जाती है ना उनकी फंक्शनैलिटीज को। एंड एनी मेजर अजम्पशन, या कोई अजम्पशन आपने पहले से ध्यान में रखनी है या कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, तो ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड हैंडल चेंजेस, प्रोजेक्ट को किस तरह से मॉनिटर करना है, दो चीजें, और उसकी चेंजेस को कैसे हैंडल करना है अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कंट्रोल वाली इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसेस में आएगी जब इनको यूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट, हाँ जी, अगर हमारे प्रोजेक्ट में कोई रिस्क आ जाएगा तो उसको कैसे मैनेज करना है, रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट स्टाफिंग, डिस्क्राइब द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब किस प्रोजेक्ट के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, ठीक है, और किस किस टाइप के लिए, किस किस काम के लिए कौन कौन सा बंदा होगा, ठीक है, ये भी, ठीक है। एक तो होगी ना टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी प्रोजेक्ट स्टाफिंग के अंदर आ जाएगा। एंड टेक्निकल प्रोसेस डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज अ प्रोजेक्ट माइट यूज, ठीक है, कुछ और मेथडोलॉजीज जो कि प्रोजेक्ट के अंदर यूज की जा सकती हैं। एंड एक्सप्लेन हाउ टू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन,
ठीक है, और इंफॉर्मेशन को कैसे डॉक्यूमेंट करना है। बेसिकली इनके नेम आपको याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आगे आपको फिर ही माइंड में रहेगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क को मैनेज करना, प्रोजेक्ट स्टाफिंग, लोगों को हायर करना, कौन कौन से लोग चाहिए, टेक्निकल प्रोसेस, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज यूज होनी है प्रोजेक्ट में, उनको डॉक्यूमेंट करना, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना कि कौन क्या प्रोग्रेस है, क्या किस तरह से चेंजेस को हैंडल करना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने हैं। इसको आपको एक और तरीका बताऊं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, आप याद करने का इसका तरीका ये भी होता है कि आप फॉर एग्जांपल मेजर टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, आप ऊपर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने जैसे नोटबुक पर लिखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, और उसके बाद इसकी जो मेन मेन हेडिंग्स है वो लिखते जाएं और उसको रीड करते जाएं, और रीड करके उस हेडिंग के नीचे अपनी वर्डिंग में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बता दें, लिख दें कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। तो हेडिंग्स आपको याद होंगी तो नीचे वाली जो कॉन्सेप्ट है आप अपनी वर्डिंग में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीजें हेडिंग है, हेडिंग के आगे एक एक लाइन में बताया गया कि कैसे। ठीक है जी, ओके, वर्क टू बी डन। अब वर्क टू बी डन में क्या आता है, दिस सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान शुड डिस्क्राइब द वर्क दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड एंड रेफरेंस द स्कोप मैनेजमेंट प्लान, इट शुड समराइज द फॉलोइंग। अब वर्क टू बी डन में क्या क्या आएगा, मेजर वर्क पैकेजेस। सबसे पहले तो बताएंगे कि वर्क है कौन कौन सा था, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो आपका ओवरऑल वर्क है ना उसका एक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेना, यानी कि बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में बताना। A project manager usually organize the project work into the several work packages। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के पूरे वर्क को छोटे छोटे पैकेजेस में डिफाइन कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एंड प्रोड्यूस अ स्कोप स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द वर्क इन मोर डिटेल। फिर इन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे पैकेजेस हैं, इनका स्कोप क्या क्या होगा उसको डिटेल में बताना। एंड देन deliverables, this section list and describe key product created एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हर एक वर्क पैकेज से क्या क्या बन रहा है और वो मिलकर एक पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे। उनके डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल्स का मतलब होता है अचीवमेंट्स, क्या क्या मिल रहा है हर पैकेज से। इट शुड आल्सो डिस्क्राइब द क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोडक्ट डिलीवरेबल। ठीक है, और जो ये वर्क पैकेजेस हमने बनाए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से, वो इंडिविजुअली क्या क्या क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है, एंड अदर वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आ रहेगी। दिस सेक्शन हाईलाइट की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्क परफॉर्म्ड ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि कुछ और डिटेल्ड अगर हमने ऐड करना है वर्क ब्रेकडाउन या वर्क्स के रिलेटेड, तो वो इस वाली हेडिंग में ऐड किया जाएगा। सेन प्रोजेक्ट स्केड्यूल, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रहेगी स्केड्यूल की समरी। समरी के अंदर तो ओवरऑल बताएंगे हम, 1 पेज समरी कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, उसका साइज कितना है, कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है उसका, ठीक है, और कब खत्म होगा, डेट्स वगैरह, ये समरी में आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो स्केड्यूल समरी है उसके अंदर बताना है कि कौन कब स्टार्ट होना है, कब डिलीवरेबल्स कंप्लीट होनी है, कम्प्लेक्सिटी वगैरह। उसके बाद डिटेल्ड स्केड्यूल आ रहेगा समरी के बाद। डिटेल्ड स्केड्यूल में हमने डिटेल में हर एक अलग-अलग पैकेज की स्केड्यूलिंग करनी होती है। इट शुड रेफरेंस द स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, एंड डिस्कस डिपेंडेंसीज अमंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी भी तो हो सकती है ना कि दो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। देखें, अगर यहाँ पर हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब किया, डिफरेंट वर्क पैकेजेस बनाए, तो हो सकता है कि 2-3 पैकेजेस अंदर से ऐसे हों जिनकी आउटपुट की बेस के ऊपर कुछ वर्क पैकेजेस ने काम करना हो, यानी कि कुछ पैकेजेस की आउटपुट कुछ पैकेजेस के अंदर एज ए इनपुट यूज होनी हो, तो फिर वो डिपेंडेंसीज आ रही होंगी। ठीक है, तो कहता है उनको भी जो है ना वो उनके ऊपर कितना टाइम लगेगा उसका स्केड्यूल भी मेंटेन करना। दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। तो डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो प्रोजेक्ट के स्केड्यूल पर इफेक्ट कर सकती हैं। हो सकता है कि एक वर्क पैकेज जो है वो टाइमली नहीं होता, तो उसकी बेस के ऊपर जो वर्क पैकेज उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो भी लेट हो जाएगा। तो इसलिए डिपेंडेंसीज का भी ख्याल रखना है। अदर स्केड्यूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें था कि कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आ जाती है स्केड्यूल के रिलेटेड, मैनी अजम्पशंस। अजम्पशन में क्या चीज आ सकती है, यही जो मैंने ऊपर डिस्कस की कि अगर तो कोई एक डिलीवरेबल लेट होता है और उसकी डिपेंडेंसीज पर आने वाले जो वर्क स्ट्रक्चर हैं वो भी लेट हो जाएंगे, तो अजम्पशंस हमें बनानी होंगी। आर ऑफन मेड व्हेन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट स्केड्यूल। दिस section should document major assumptions and highlight other important information related to the project schedule। तो जितनी भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमारी assumptions होंगी वो हम बेसिकली स्केड्यूल की यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो बजट प्लान में हम बजट को भी डिस्कस करते हैं। बजट सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या होगा, समरी बजट, जैसे ये था ना समरी स्केड्यूल डिटेल स्केड्यूल, इसी तरह अब समरी बजट ओवरऑल बजट बता देंगे, एस्टिमेटेड ईच मंथ और ईयर बाय
सर्टेन बजट कैटेगरीज, ठीक है। यानी कि एक बजट की समरी बता दी जाएगी पहले 1 पेज, ठीक है, एंड देन डिटेल्ड बजट में फिर हर एक अलहदा जो कैटेगरी एक्टिविटी होगी उसके ऊपर कितना कितना बजट आने वाला है, रिसोर्सेज पर कितना खर्च होने वाला है, स्टाफिंग पर, ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस सेक्शन समराइजेस कंटेंट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इसमें क्या आ जाएगा, सारा का सारा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा एंड इंक्लूड्स मोर डिटेल बजट इंफॉर्मेशन। उसके बाद अदर बजट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ और भी अजम्पशंस वगैरह हमने ऐड करनी है, जैसे यहाँ पर अजम्पशन थी ना स्केड्यूल में, तो वैसे ही हम बजट के रिलेटेड जो अजम्पशंस होंगी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सैंपल है, कंटेंट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो इस तरह से ओवरव्यू, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजरियल प्रोसेस प्लान, टेक्निकल प्रोसेस प्लान, सपोर्टिंग प्रोसेस प्लान। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर एक ऐड किया है कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, यानी कि ओवरव्यू के अंदर ये टॉपिक्स आ जाएंगे और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर आपने नहीं भी कंसिडर करना तो आपके पास ये वाली ऊपर जो मैंने 5-6 टॉपिक डिस्कस किए हैं इनकी जो हेडिंग्स हैं ये आपको जरूर देने होने चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर, समझ आ गई। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेक होल्डर एनालिसिस। अब देखें हमने हमारा प्लान कंप्लीट हो चुका, प्लान के बाद प्लान के ही लास्ट पर हमने स्टेक होल्डर को एनालाइज करना होता है कि स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या है, यानी कि प्लान का ऐसे ही होता है कि हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेक होल्डर, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में क्या आता है, स्टेक होल्डर की सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि स्टेक होल्डर्स का क्या क्या नेम है, ठीक है, और उनके ऑर्गेनाइजेशन के किस किस ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करते हैं, देयर रोल, प्रोजेक्ट में उनका क्या क्या रोल होगा, यूनिक फैक्ट अबाउट ईच स्टेक होल्डर। तो हर स्टेक होल्डर की क्या यूनिक फैक्ट है, मतलब कि देखें ना, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर है, ये भी एक स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, टीम मेंबर ये भी एक स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या कुछ सीईओज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या उसमें कुछ शेयर ऐड कर रहे हैं, तो वो मतलब उनके बारे में यूनिक फैक्ट ऐड किए जाएंगे। देयर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, उनका कितनी इन्वॉल्वमेंट है या कितना इंटरेस्ट है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। सजेशंस ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप, ठीक है, विद ईच स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर के दरमियान अपना प्रॉपर रिलेशनशिप को मैनेज रखने के लिए क्या क्या सजेशंस हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो बेसिकली दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द स्टेक होल्डर्स, तो इनकी इंफॉर्मेशन भी हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे प्लान में कि ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ हमारा ये जो है वो डन हुआ है, या इनका ये इन्वॉल्वमेंट या ये इनकी इंटरेस्ट है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो प्लान के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बारे में वही बात कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है आफ्टर प्लान, और प्लान के कोई इफेक्टिव प्लान के बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन ही आती है। प्लान अगर अच्छा हुआ होगा तो एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगी। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड परफॉर्मिंग द वर्क डिस्क्राइब्ड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्लान में जो जो काम प्लान किया है उसको आगे परफॉर्म करना है हमने, मेन चीज है मैनेजिंग एंड परफॉर्मिंग, ठीक है, यानी कि जो प्लान किया है उसको परफॉर्म करना है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंड मनी, आगे बात के टाइम ज्यादा और मनी जो है एग्जीक्यूशन पे स्पेंड की जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि एप्लीकेशन एरिया का मतलब है कि जो कंप्लीट डेवलपमेंट है, जो आपको इंटरफेस नजर आएगा, जो आपकी वर्किंग नजर आएगी, वो कंप्लीट एप्लीकेशन जो एरिया है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है एग्जीक्यूशन के साथ, कि एग्जीक्यूशन में वो सारे काम हो रहे होते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोडक्ट बनती कब है, एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन के दौरान। तो प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू फोकस ऑन लीडिंग द प्रोजेक्ट टीम, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रॉपरली लीड करना होता है, ठीक है, टू मैनेज द टीम, टू मैनेज द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान सक्सेसफुली, यानी कि स्टेक होल्डर और टीम के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट लेके चलना, ठीक है जी। एंड देन प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आर क्रूशियल, फिर इसके बाद इन चीजों को भी मैनेज करना होता है। सो कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि अब ये एग्जीक्यूशन के अंदर जो डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं, सबसे पहले उसने क्या करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर ने, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करनी होती है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि जो प्लान किया गया था कि एग्जीक्यूशन वैसे ही चल रही है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर इंटर ट्विन्ड एंड inseparable
एक्टिविटीज, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट करने वाली एक्टिविटीज नहीं है, ये दोनों साथ साथ हैं, इंटरट्विन्ड है। ठीक है, मीन के ये दोनों साथ साथ चलती हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन होनी होती है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट प्लान इज टू गाइड प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन। तो यही होता है ना, प्रोडक्ट प्लान क्यों किया जाता है कि एग्जीक्यूशन को गाइड करना, कि आपने जो वर्क परफॉर्म करना है इस प्लान के तहत करना है। यानी कि ये जो डेट दी गई है ना कि इस काम के लिए इतनी डेट, इतना टाइम लगेगा, इतने बजट में करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मैनेजर ने करवाना होता है। सो अ गुड प्लान शुड हेल्प, यानी कि ऊपर जो हम डिस्कस करके आए हैं उसी को जरा वो सम अप कर रहे हैं। अ गुड प्लान शुड हेल्प प्रोड्यूस गुड प्रोडक्ट्स फॉर वर्क रिजल्ट्स एंड शुड डॉक्यूमेंट व्हाट कंस्टिट्यूट गुड वर्क रिजल्ट्स। ठीक है जी, a common sense approach to improving the coordination between product plan development and execution is to follow this simple rule। कौन सा रूल? those who will do the work should plan the work। ठीक है, those who will do the work should plan the work। प्लान उनको अच्छा मिलेगा तो वो वर्क करेंगे। ऑल प्रोजेक्ट पर्सनल नीड टू डेवलप बोथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स। इसीलिए कह रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे एग्जीक्यूशन के फेज में, उनके पास प्लानिंग की स्किल्स भी होंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि प्लान के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी होगी तो देन वो एग्जीक्यूशन में उनको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। एंड दे नीड एक्सपीरियंस इन दीज एरियाज, यानी कि प्लानिंग के एरियाज में भी उनका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इन आईटी प्रोजेक्ट्स प्रोग्रामर्स हु हैव टू राइट डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एंड देन क्रिएट द कोड फ्रॉम देम बिकम बेटर एट राइटिंग स्पेसिफिकेशन। जो लोग कोड करेंगे उनको स्पेसिफिकेशन लिखना भी आना चाहिए, तो देन वो बेटर होंगे कोड करने में भी, राइटिंग स्पेसिफिकेशन में भी। ये देखें आईटी प्रोडक्ट के रिलेटेड भी उसने एक पॉइंट ऐड किया जी। कोऑर्डिनेशन की समझ आई? तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन को एक सम फॉर्म में लेके आऊं तो यही है कि प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वो लोग जो कि एग्जीक्यूशन पे काम कर रहे हैं उनके पास प्लानिंग की भी कुछ स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे रिक्वायरमेंट्स को उसने प्लान किया है और हमने कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? जी सर। फिर लीडरशिप एंड स्पोर्टिव कल्चर। ठीक है, अब देखें लीडरशिप एंड स्पोर्टिव से नेम से जाहिर हो रहा है। अब देखें ना, जब एग्जीक्यूशन चल रही होती है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है लीड कर रहा होता है अपनी टीम को, ऐसे क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिलीवरेबल अचीव करने होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो है ना प्रॉपर उनकी जो क्वालिटी अचीव करवानी होती है। ठीक है, अब हाई जो आपके पास आपकी जो एडमिन है या आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी तरफ से सपोर्टिव कल्चर भी होना चाहिए। ठीक है, देखें प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लीड बाय एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एंड फॉलोइंग द गुड प्रोजेक्ट प्लान्स। ठीक है, कहता है ये लीड करता है। ठीक है, कि जो प्लान हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली काम करवाने के लिए। सो गुड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आल्सो रिक्वायर्ड अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो प्रॉपर अच्छा अगर चाहते हैं ना कि अच्छी एग्जीक्यूशन रहे तो उसके लिए सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे? कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर ने, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर ने मतलब कि कोई ऐसा टाइम बीइंग कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया है उसको कि जो फॉर एग्जांपल एक काम कर रहे हैं उसमें किसी जहां पर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर को रन टाइम पे कोई डिसीजन लेना पड़ता है, वो जो टॉप मैनेजमेंट है उससे कोलैबोरेशन किए बगैर कोई डिसीजन ले लेता है तो टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर एंड रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं उसके वो डिसीजन लेने से तो टॉप मैनेजमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए मैनेजर को कि कोई बात नहीं। ठीक है, तो मतलब ये रिज्ड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। गुड प्रोजेक्ट एजुकेशन आल्सो रिक्वायर सपोर्टिव, कहता ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन हेल्प प्रोजेक्ट एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड टेम्पलेट्स, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्लान्स। कहता है इवन विद द सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रोजेक्ट मैनेजर मे स्टिल नीड टू ब्रेक रूल्स टू मीट प्रोजेक्ट गोल्स। आगे ना बात जो मैंने अभी की थी, कहता है कि इस कल्चर में अगर प्रोजेक्ट मैनेजर कोई रूल्स भी ब्रेक करता है, ठीक है, प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करने के लिए, द सीनियर मैनेजर मस्ट सपोर्ट दोज एक्शंस। सीनियर मैनेजर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि इसने अगर ये एक्शन लिया भी है, कुछ रूल्स को ब्रेक भी किया है तो गोल्स को अचीव करने के लिए किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, लीडरशिप और सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्किल्स आर प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट एजुकेशन। वही बात कि प्रोजेक्ट की एजुकेशन के लिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपकी टीम के पास लीडरशिप के स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं यानी कि मैनेजर के पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, उसके बाद टीम मेंबर्स सबके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं। कहते हैं इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग लीडरशिप
communication and political skills. Product manager need to process product, business and application areas knowledge to execute. यानी कि प्रोडक्ट मैनेजर एक की रोल प्ले कर रहा होता है, उसके पास ये सारे स्किल्स होने चाहिए, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल स्किल्स, ठीक है, उसके बाद बिजनेस, प्रोडक्ट, ठीक है, नॉलेज एरियाज के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए. इट इज ऑफन हेल्पफुल फॉर आईटी प्रोडक्ट मैनेजर टू हैव प्रायर टेक्निकल एक्सपीरियंस. इसलिए कहते हैं कि मैनेजर एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस कोई दूसरे वर्ड में कहते हैं ना, उसने भी मार खाई हो पहले, एटलीस्ट हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ आईटी प्रोडक्ट, उसके पास एटलीस्ट आईटी प्रोडक्ट्स की वर्किंग का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर वर लीडिंग अ टीम to help define user requirement, it would be helpful to understand the language of the business and technical experts on the team. Product manager need to use the specialized tool and techniques. तो वो specialized tool and techniques कब यूज करेगा? जब उसके पास उसके बारे में नॉलेज होगा. अगर एक बंदे के पास एक टूल के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो बाकी टीम मेंबर्स को कैसे गाइड करेगा, कैसे उनकी प्रोग्रेस को मेजर करेगा? तो ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन है, ये ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजर के एंड से बात की जा रही है कि उसके पास इनफ स्किल्स होनी चाहिए. ठीक है, तो टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी यूज हो सकती हैं प्रोडक्ट के अंदर? वैसे हमने ऊपर बात की थी, एक्सपर्ट जजमेंट होना चाहिए. एक्सपर्ट लोग बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. ठीक है, anyone who has worked on a large complex product appreciates the importance of, यानी कि कोई भी बंदा जो कि बड़े प्रोडक्ट पर या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट काम करता है, तो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है ना, एक्सपर्ट लोगों की जो अप्रिसिएशन होती है, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए, उससे कुछ नए डिसीजन बनाने चाहिए. ठीक है, मतलब एक्सपर्ट लोगों से ओपिनियन लेनी चाहिए. प्रोडक्ट मैनेजर शुड नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट एक्सपर्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ये देखें, उसको हेजिटेशन फील नहीं करनी चाहिए, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए. सच एज व्हाट मेथोडोलॉजी टू फॉलो, कि किस सिचुएशन में कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की जाए, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज एंड व्हाट ट्रेनिंग अप्रोच टू फॉलो, कि मुझे क्या करना चाहिए, गाइडेंस एक्सपर्ट से ले लेनी चाहिए. फिर टूल एंड मीटिंग्स भी हो सकती हैं. ठीक है, मीटिंग्स आर क्रूशियल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. फेस टू फेस मीटिंग हो सकती हैं, किसके साथ? डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ, एक्सपर्ट लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ. ठीक है, फोन मीटिंग्स हो सकती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती हैं. मीटिंग्स अलाउ पीपल टू डेवलप रिलेशनशिप्स, पिक अप इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, तो ये बेसिकली मीटिंग्स में आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग, एक्सपर्ट लोगों के साथ मीटिंग, फेस टू फेस हो सकती है, वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी. Many experienced product manager believe the most effective way to improve the product management to follow the methodology. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मैनेज हो तो कोई अच्छी मेथोडोलॉजी यूज करें. ठीक है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है जी, hundreds of product management software products are available on the market today and many organizations are moving toward powerful enterprise product management system that are accessible via internet. इंटरनेट पर भी या किस डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल है, लाइक गूगल है, इंटरनेट है, हम कई अदर एंटरप्राइजेस से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है जी, ये था आपका पोर्शन एग्जीक्यूशन का. अभी तक हमने दो पोर्शन डिस्कस किए, एक तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और एक प्रोजेक्ट प्लानिंग. ठीक है, अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या सब हेडिंग्स आती हैं और एग्जीक्यूशन में क्या क्या सब हेडिंग्स आती हैं, इनको हमने डिस्कस किया. ये बहुत इजी है, अगर आप इसको रीड करेंगे ना, मैंने कोशिश की है, बुक में बहुत लेंथी डिटेल थी, मैंने कोशिश की है कि हर एक हेडिंग के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सिर्फ वो ऐड किए हुए हैं. ठीक है, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, देन हमारे पास जी सर. इसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और क्लोजिंग प्रोजेक्ट वाला आता है. दीज आर जस्ट 2 पेजेस. ठीक है जी, इसको अभी कवर कर लें कि नेक्स्ट के साथ करें हम? सर जैसे आप चाहें. आई थिंक कर लेते हैं, जस्ट 1.5 पेज है. देखें, प्रोडक्ट क्लोज जी सर. दो रह गए हैं हमारे पास, सिंपल है. एक हमारे पास है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट वर्क एंड नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट क्लोज. ठीक है, ये चैप्टर हमारा कवर हो. जी सर, करवा दें. सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, अगर आपका लेक्चर क्लोज होता है ना तो आपने फौरन दोबारा ज्वाइन कर लेना है. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में हम ऊपर पढ़ के आए हैं. कहता है मॉनिटरिंग में, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर वो बंदा होता है जो कि प्रोग्रेस को देख रहा होता है एग्जीक्यूशन के दौरान. ठीक है, ये भी प्रोडक्ट मैनेजर ही काम कर रहा होता है ना, देख रहा होता है कि कैसा काम चल रहा है, और जहां पर प्रॉपर नहीं चल रहा वहां पर कंट्रोल करना, वहां पर उनको सजेशंस देना,
वहां पर अगर जरूरत पड़े तो ऊपर जो तरीकेकार बताया गया एग्जीक्यूशन के दौरान मीटिंग्स वगैरह परफॉर्म करके वो उनके लिए कोई डिसीजन बनाना. सो चेंजेस आर इनएविटेबल ऑन मोस्ट प्रोजेक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कहता है चेंजेस तो मस्ट है ना किसी भी प्रोजेक्ट में. अगर वो काम चल रहा होता है ना तो हमें अक्सर होता है, देखें एक सिंपल सी बात है, अगर हम एक घर बना रहे हैं तो घर बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमने हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, जो हमने प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे होते हैं, अपने जो हमने नक्शा वगैरह बनवाया होता है उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं. लेकिन जब बन जाता है या दौरान बनने के दौरान हमें याद आता है कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे करवाना चाहिए था, ठीक है, तो फिर हम चेंज करवाते हैं हल्का फुल्का. तो चेंजेस तो हर प्रोजेक्ट के अंदर मस्ट है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड फॉलो अ प्रोसेस टू मॉनिटर कंट्रोल चेंजेस. ठीक है, फिर कहता है कि हमें कोई प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जो कि चेंजेस को मॉनिटर और कंट्रोल करे. सो मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स वर्क इंक्लूड्स कलेक्टिंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन. Two important outputs of monitoring and controlling project work include recommended corrective and preventive actions. कि हमने यहाँ पर corrective और preventive actions लेने होते हैं. ठीक है, सो इसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल. 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के. पहला क्या है, इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स दैट क्रिएट चेंजेस. ठीक है, टू इंश्योर दैट चेंजेस आर बेनिफिशियल. पहले तो ये देखना है कि जो चेंजेस की जा रही हैं क्या वो चेंजेस बेनिफिशियल भी हैं या नहीं. ठीक है, चेंजेस को परखना कि जो फैक्टर्स हम चेंजेस करना चाह रहे हैं क्या वो बेनिफिशियल है. देन डिटरमाइन दैट अ चेंज हैज अकर्ड. ठीक है, फिर देखना कि चेंज जो है उसको अकर होना चाहिए या चेंज अकर हो रही है. मैनेज एक्चुअल चेंजेस एज दे अकर. फिर जो चेंजेस आ रही हैं उनको मैनेज करना. ओके, so the project management plan provide the baseline for identifying and controlling the project changes. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है ना वो एक बेस लाइन मतलब कि वो स्केड्यूल के अंदर बताएगा कि अगर चेंजेस करनी है तो उसके लिए ये टाइम है, ये उसका स्केड्यूल है. तो बेस लाइन इज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्लस अप्रूव्ड चेंजेस. कि किस किस किस्म की चेंजेस हो सकती हैं ये पहले प्लान में हमने अप्रूव किया होता है. ठीक है, स्टिल कीप इन माइंड दैट मेनी चेंजेस रिक्वेस्ट कैन हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट. फिर ये भी माइंड में रखना चाहिए कि कुछ चेंजेस जो हैं वो मेजर इम्पैक्ट डाल सकती हैं हमारे प्रोडक्ट पे. फॉर एग्जांपल कस्टमर हु चेंज देयर माइंड अबाउट द नंबर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स दे वांट एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, विल हैव अ डेफिनेट इम्पैक्ट ऑन इट्स स्कोप. यानी कि कस्टमर चाहता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लिमिटाइज करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, तो फिर वो उसकी स्कोप के ऊपर भी. फॉर एग्जांपल हार्डवेयर कंपोनेंट में मेमोरी की बात करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर वो मेमोरी 1 टेराबाइट यूज कर रहा है पहले, तो वो कस्टमर कहता है जी मैं इतनी जो है ना कास्ट जो है ना बियर नहीं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 1 टेराबाइट नहीं 500 जीबीज की आप हार्ड डिस्क यूज करें या इतनी मेमोरी में दे सकता हूँ. तो जाहिर सी बात है फिर उसकी स्कोप के ऊपर भी तो फर्क आएगा ना कि 500 MG तक वो सपोर्ट देगा. एंड कॉस्ट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट भी चेंज होगी. सच दैट चेंज माइट आल्सो इफेक्ट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल. स्केड्यूल भी इफेक्ट होगा. तो प्रोजेक्ट टीम मस्ट प्रेजेंट सच सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिटन फॉर्म टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड देयर शुड बी फॉर्मल रिव्यूज. यानी कि ये चीजें कि भाई आपकी स्कोप भी इफेक्ट करेगी, कॉस्ट भी इफेक्ट करेगी, स्केड्यूल भी इफेक्ट करेगा, तो स्पॉन्सर को रिटन फॉर्म में लिखेगा मैनेजर. ठीक है, तो चेंज इज अनअवॉइडेबल and often expected on most IT projects. Technologies change, personal change, organizational priorities change, and so on. These are different type of changes. A good change control system is also important for the project success. The change control system क्या है? A formal documented process that describe when and how official project document and work may be changed. यानी कि ऊपर हमने कहा था ना कि रिटन फॉर्म में देगा, तो वो ये डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर वो फॉर्मल फॉर्म में लिखेगा कि कौन कौन सी ऑफिशियल चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड है. डिस्क्राइब हु इज ऑथराइज्ड टू मेक चेंजेस एंड हाउ टू मेक देम. कौन चेंजेस करेगा और कैसे करेगा. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले थे चेंज कंट्रोल बोर्ड. बेसिकली चेंज कंट्रोल बोर्ड ये डिफरेंट लोगों का एक ग्रुप होता है, फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कि चेंजिंग के जो प्रोसेस है उनको इम्प्रूव करते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है, यानी कि चेंजेस के लिए मुख्तलिफ लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको चेंज कंट्रोल बोर्ड कहते हैं. ठीक है, CCBs या चेंज कंट्रोल बोर्ड्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग चेंज रिक्वेस्ट, इवेल्युएट चेंजेस, कैसे चेंजेस करनी है, कौन करेगा, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, उनको अप्रूव करना चेंज कंट्रोल बोर्ड का काम होता है. ठीक है, चेंज कंट्रोल बोर्ड इंक्लूड स्टेक होल्डर,
फ्रॉम इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कौन से लोग होते हैं, ये जो ग्रुप होता है किन लोगों का होता है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो सकते हैं। ठीक है, मेकिंग टाइमली चेंजेस, ये भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि जो भी चेंजेस करनी है वो टाइमली की जाए। ठीक है, सम चेंज कंट्रोल बोर्ड्स ओनली मीट ओकेजनली, so it may take too long for changes to occur, so some organization have policies in place of time sensitive changes। ठीक है, ये एक सिनारियो ऐड किया गया कि जो चेंज कंट्रोल बोर्ड यूज करता है मोस्टली 48 आवर पॉलिसी, पॉलिसी का नाम है 48 आवर पॉलिसी, allows project team member to make a decision and have 48 आवर to seek approved from top management। यानी कि जो चेंज के लिए अप्लाई किया ना 48 आवर्स के अंदर अंदर टॉप मैनेजमेंट से प्रूव करवाना होता है। इफ द टीम डिसीजन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, मैनेजमेंट हैज 48 आवर टू रिवर्स द डिसीजन, यानी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकता है, अदरवाइज टीम डिसीजन इज अप्रूव्ड। उसके बाद जो टीम डिसीजन करेगी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। Another policy is to delegate changes to the lowest level possible but keep everyone informed of changes। ठीक है, मतलब कि लोएस्ट लेवल पे जाके भी चेंजेस को पॉसिबल बनाया जाए। ठीक है, और बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है? इंश्योर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर करेक्ट एंड कंप्लीट। ये बहुत सिंपल है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की वो सही है कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल करना, फंक्शनल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन के ठीक है हमारे। Configuration management specialist identify the document configuration, requirement, control changes, record, report changes, audit to the product, verify conformance to requirements। इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सेट ऑफ ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक ना शॉर्ट क्वेश्चन है छोटा सा इसके बारे में। एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग द प्रोजेक्ट्स। लें जी, ये क्लोजिंग द प्रोजेक्ट्स आपको ऑलरेडी पता है, प्रोजेक्ट हमारा क्लोज है, फाइनलाइज है, एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, लोगों को जो वर्क असाइन किया गया था उनसे वो रिलीज करवा लिया गया है। हमारी जो पॉसिबल आउटपुट्स होंगी ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्लोजर प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर प्रोसीजर्स, कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर प्रोसीजर होगा, फाइनल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पास। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर आर यूजुअली मोस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग श्योर द रिसीविंग डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। स्पॉन्सर को बेसिकली इंटरेस्ट होता है ना कि क्या फाइनल प्रोडक्ट, क्या वो रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट, द प्रोडक्ट टीम शुड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट क्लोजर डॉक्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये वही सारी हमारे पास चीजें हैं। ठीक है, फिर यूजिंग सॉफ्टवेयर टू असिस्ट इन प्रोडक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कुछ जो मदद वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जैसे आप देखते हैं ना कुछ चीज आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर मैनुअल भी होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं, उनके कुछ नेम ऐड कर दिए गए हैं। से ये हमारा था प्रोडक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का चैप्टर। ठीक है जी, ये हम आज 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 लेक्चर्स, यानी कि हर 2 लेक्चर्स में हम एक चैप्टर को कवर करते आ रहे हैं। और ये चैप्टर वैसे तो बाज़ाहिर बहुत लेंथी हैं और मैंने कोशिश की है कि इसको शॉर्ट किया जाए जितना हो सके। ठीक है, और ये नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, लेकिन यकीन करें कि आपका ये जो कोर्स काफ़ी लेंथी है। बुक आपको मैंने सेंड की हुई है, ज़रा बुक से चेक करेंगे ये चैप्टर कितने कितने लेंथी हैं और कितनी कितनी ज़्यादा डिटेल है। तो मैं उनमें से मतलब ढूंढ के देखता होता हूँ कि कौन सी चीज़ हमारी जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए काफ़ी होगी, सिर्फ वो मैं ऐड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने सिर्फ इतना ही करना है जितना मैं करवाऊंगा, इसीलिए ये नोट्स की फॉर्म में आपके नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है जी, जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और इंशाल्लाह अब हमारा। सर आपने जो असाइनमेंट हमें दी थी वो सर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे उसको बनाऊं। उस वक्त तो मुझे समझ आ रही थी लेकिन बाद में नहीं आ रही कि असाइनमेंट को मतलब किस तरह हम लोगों ने करना है। जी, कोई गाइड कर सकता है हमारा को यहाँ से कि मैं ही करूँ? जिसने बनाई है ज़रा थोड़ा गाइड करें, किसने बनाई है? जी, 5th सेमेस्टर में से किसी ने बनाई है असाइनमेंट?